देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नहीं 6 नंबर में कह रहा है पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा। कितनी ऊंचाई पर जाए कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण का कितना रह जाए, जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाए। ठीक है, ये आपसे कह रहा है। पृथ्वी की आपको त्रिज्या दे रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या दे रहा है, आरी बराबर जो दे रहा है वो दे रहा है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर दे रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या आपको दे रहा है। अब आपसे कह रहा है कि इस पर क्या ज्ञात करना है आपको, पृथ्वी के द्रव्यमान का कब रह जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी कितनी ऊंचाई पर जाए हम पृथ्वी से कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का आधा हो जाए। तो निकालेंगे माना पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, माना पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, यह आपको पता भी है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण बराबर मान लिया जी। इसके बाद कह रहा है कि पृथ्वी पर तो गुरुत्वीय त्वरण हो गया इस बाल जी, अब निकालेंगे कहाँ पर कि माना पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण इतना होता है। अब लिखा माना पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जो गुरुत्वीय त्वरण जो होगा h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जो g डैश आएगा वो पहले का आधा हो जाएगा, मतलब g था तो g/2 हो जाएगा। g बराबर आपको पता है क्या होता है, g का जो मान होता है वो होता है कैपिटल G me/RE का होल स्क्वायर, ये आपको पता है। अब निकालेंगे, इसी में हम भाग दे देंगे g डैश का, तो g डैश का जब भाग देंगे तो ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहीं बदलता नहीं है, पृथ्वी का द्रव्यमान बदलेगा नहीं, त्रिज्या बदलेगी नहीं, बस त्रिज्या से और कितनी ऊंचाई तक, जैसे ये थी ये है पृथ्वी की ये हो गई त्रिज्या RE। अब यहाँ से h ऊंचाई पर गए तो ये तो था ही RE, इसमें ये h और ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा RE प्लस HRE की जगह का स्क्वायर। GME से स्क्वायर नहीं है, GME से GME कैंसिल, क्लियर। G की जगह तो G बना रहेगा, G डैश की जगह पे क्या लिखेंगे G/2 इक्वल ये RE प्लस H का ऊपर चला जाएगा इसका स्क्वायर, और नीचे कितना दे रहा है RE का स्क्वायर। G से G कैंसिल हो गया, ऊपर गया 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा RE प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन RE का होल स्क्वायर, और ये 2 ऊपर गया तो इक्वल में 2। दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का जब बच्चों वर्गमूल लेंगे तो आप देखेंगे क्या कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आएगा ऊपर आएगा RE प्लस H ये हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा RE, और इक्वल में दे रहा है 2, 2 का वर्गमूल होता है √2, तो ये RE प्लस H अपॉन RE, और √2 का मान आप लोगों को पता है 1.414 होता है, क्लियर। तो यहाँ से निकालेंगे RE प्लस H इक्वल तो 1.414, ये इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो H इक्वल जो आएगा वो आएगा 1.414 RE, ये इस तरफ चला गया माइनस RE हो गया, H इक्वल 1 में इतना घटाएंगे 1.414 में आपको कितना घटाना है, ये 1 घटाना है, तो इसके बाद 0 0 लिख दो, तो क्या आएगा 0.414, तो ये आ गया 0.414 इंटू RE का मान रखेंगे तो 0.414 गुणा RE बराबर दे रहा था 6400 किलोमीटर, तो 6400 का इसमें गुणा करेंगे। अब देखिए होगा क्या कि यदि आप इसको 2 जीरो अगर ये दशमलव हटा दें तो 2 जीरो कट जाएंगे और 0.2 अंक उस तरफ चला जाएगा,
तो आ जाएगा 41.4 के। तो h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 41.4 गुणा 64। 41.4 में हमने किसका मल्टीप्लाई करना है, 64 का। इधर करते हैं, 41.4 में गुणा करेंगे 64 का। 4 चौको 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 चौको 16, 6 का 6 चौको 24, 6 एकम 6 2 8, 6 चौको 24, 6 5 4 9, 8 6 14, 4 1 5 1 6, ये 2, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, 6449 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये जब 5 या 5 से ज़्यादा हो तो एक अंक बढ़ा सकते हैं, तो h बराबर आएगा 2650 किलोमीटर। और यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। 2650 किलोमीटर इस प्रश्न का आंसर हो गया। नोट कीजिए। देखिए जो 7 नंबर प्रश्न है आपको स्क्रीन में दिख रहा है, कह रहा है पृथ्वी की सतह पर रखे दो द्रव्यमानों के बीच 6 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। दो द्रव्यमान हो गए, उनके बीच 6 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है दोनों, जबकि दोनों पिंड एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, परस्पर d दूरी पर स्थित है। कह रहा है यदि इसी पिंड को हम क्या करें, चंद्रमा पर ले जाएं, इन्हीं दोनों पिंडों को, और हम क्या करें, दोनों को क्या करें, उतनी ही दूरी पर रखें, अर्थात स्मॉल d की दूरी पर रखें, तब इनके बीच कार्य करने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए, कितना बल होगा। तो देखो आप सभी को पता है, क्या पता है कि जो F बराबर होता है वो होता है Gme m2/r²। r की जगह इसमें d दे रहा है, d²। ये ना तो माध्यम पर निर्भर करता है कि किसी इन दोनों द्रव्यमानों के बीच कैसा माध्यम है, ना ये निर्भर करता है कि ये दूसरे कहाँ पे स्थित है, पृथ्वी पर है या चंद्रमा पे, कहीं नहीं, क्योंकि इसका मान आपको नियत होता है, चाहे पृथ्वी पर जाए, चाहे वायुमंडल में जाए, चाहे अंतरिक्ष में जाए, चाहे जल के भीतर जाए, कहीं जाए। तो जब ये माध्यम पर निर्भर नहीं कर रहा है, स्थान परिवर्तन पर निर्भर नहीं कर रहा है, निर्भर कर रहा है द्रव्यमान पर और दूरी पर, और ना तो द्रव्यमान को कह रहा है चेंज किया गया, ना दूरी को चेंज की गई। तो जब द्रव्यमान और दूरी दोनों को चेंज नहीं किया गया तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 न्यूटन, क्योंकि बल का मान भी चेंज नहीं होगा। तो आप कैसे देंगे आंसर, लिखेंगे क्योंकि जो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह स्थान परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता, अर्थात स्थान परिवर्तन होने पर बल नहीं परिवर्तित होगा। ठीक है, तो चूंकि पिंड के द्रव्यमान और दूरी समान है अतः पिंड पर कार्यरत बल भी समान होगा, और इस प्रकार वस्तु पर 6 न्यूटन का बल ही कार्य करेगा। क्लियर, समझ में आया? क्लियर। तो आपको इसमें, इस प्रश्न में आपको केवल भाषा में लिखना है, वो हमने आपको बता दिया कि क्या लिखना है, उसको आप लोग लिख लेना। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 में। 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न में आप देखिए, कह रहा है यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 50 किलोग्राम है, तो वस्तु का पृथ्वी पर भार दे रहा है, वस्तु का पृथ्वी पर भार बराबर है 50 किलोग्राम। किलोग्राम में दे रहा है, इसका मतलब इसी को हम द्रव्यमान मान सकते हैं। कह रहा है तो पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर जाने पर व्यक्ति का भार पहले का जो है 1/2 हो जाएगा, अर्थात आधा हो जाएगा। पृथ्वी से कितनी दूरी, पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर जाने पर, तो हमने माना पृथ्वी के केंद्र से h दूरी पर जाने पर पृथ्वी का व्यक्ति की वस्तु का भार कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर। अभी हमने माना भार जो है वो mg है, तो mg का मान आपको दे रहा है 50, g का जब गुणा कर दिया तो 50 न्यूटन हो जाएगा, या भार हमने ले लिया है w, इतना हो गया। फिर हमने लिया w' इतने किलोग्राम, और w' जो निकाला वो कितना कह रहा है, पहले का आधा हो जाता है, तो इतने किलोग्राम हो गया।
क्लियर। तो डब्ल्यू डैश का जो मान आया वो कितना आ गया 25 किलोग्राम। अच्छा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू टू डैश निकालेंगे तो हो गया 50/25, पहले का आधा हो रहा है। डब्ल्यू बराबर लिख सकते हैं एम जी और इसका मान लिख सकते हैं एम जी डैश, क्योंकि परिवर्तित कौन होगा, जी परिवर्तित होगा, द्रव्यमान बदलता नहीं, 50 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, एम से एम कैंसिल, जी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे स्मॉल जी का मान रखेंगे। स्मॉल जी का मान होता है कैपिटल जी इंटू एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान अपॉन पृथ्वी की त्रिज्या। जी डैश लिखेंगे तो कैपिटल जी एम ई और पृथ्वी की केंद्र से दूरी, तो केंद्र की दूरी हमने मानी है एच, उसमें जो हमने पीछे माना था वो हमने तल से दूरी मानी थी एच। अब की हमने ये जो एच का मान लिया वो कहाँ से लिया है, केंद्र से, तो उसमें त्रिज्या ये वाली अलग से ऐड हुई थी, लेकिन ये पूरी अब की हमने एच मानी है तो यहाँ पे हम पूरी एच लिख देंगे। और बराबर कितने के दे रहा है 2 के। इसको सॉल्व करेंगे ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एच का स्क्वायर अपॉन ये आर ई का स्क्वायर इक्वल 2, वर्गमूल लेंगे तो एच अपॉन आर ई इक्वल हो जाएगा √2, तो एच इक्वल हो जाएगा √2 का मान 1.414 और अपॉन आर ई मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, और पृथ्वी की त्रिज्या आपको पता है 6400 किलोग्राम होता है, किलोमीटर होता है, इसमें दे भी रहा है 6400 किलोमीटर। दशमलव को अगर हम यहाँ ले आएँ तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो एच इक्वल आएगा 141.4 गुणा 64, तो 141.4 गुणा 64 में इसमें गुणा करेंगे 64 का, तो 141.4 गुणा 64, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 चौको 16, ये भी 56 हो जाएगा, 6 चौको 24, या 4 छंग 84 और ये भी 84, ये आएगा 6, 5 4 9, 8 6 14, 5 4 9 1 10 और 8 1 9, कितना आया 90,496, एक अंक बाद दशमलव है तो आएगा 90,49। ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो एक अंक बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा 90,50, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 90,24 आ रहा है आंसर। कुछ गलत हुआ क्या? √2 का मान 1.414, 4 चौको 16, 4 एकम 4 एक 5, 14 चौको 56, 4 छंग 84, 84 49 आ रहा है। 50 किलोग्राम कह रहा है, आधा कर दिया जाता है, आधा कर दिया गया, 25 हो गया, W2 आएगा, 25 दूनी 50 √2, यही आएगा लगभग, क्या आएगा 90,50 इतने किलोमीटर। ये हो गई केंद्र से दूरी। सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन एक बार आप लोग चेक कर लेना, हो सकता है गलत हो गया हो कैलकुलेशन कहीं करने में, तो कैलकुलेट आप अपने हिसाब से कर लेना। नोट करो। देखो 9 नंबर प्रश्न समझने से पहले आपको पता है गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण। फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आए हो, सेकेंड चैप्टर में भी आपको न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ी थी। जो होता है आपका प्रथम समीकरण आपने फर्स्ट समीकरण जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्या, v बराबर u प्लस ए टी पढ़ा था। फिर दूसरा जो पढ़ा था द्वितीय समीकरण में आपको बताया गया था कि दूरी s बराबर u टी प्लस 1/2 AT² या हाफ AT²। इसके बाद आपको पढ़ाया गया था तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण जो था वो था v² बराबर u² प्लस 2as, u² प्लस 2as। जहां आपको हमने बताया था, जहां u क्या है, प्रारंभिक वेग है, u बराबर प्रारंभिक वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग हो गया, v बराबर था अंतिम वेग, t बराबर था समय,
E बराबर था त्वरण और S बराबर क्या थी, दूरी, ये थे। अब देखो पृथ्वी तल पर जब ऊंचाई h ऊंचाई पर जाएंगे तब इनके समीकरण कैसे होंगे। पृथ्वी तल से h ऊंचाई नीचे आने पर, जैसे आपसे कह दे किसी वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ऊपर नीचे फेंका जाता है, तो h ऊंचाई से उसको क्या किया गया, छोड़ा गया, तब समीकरण क्या होंगे। तो पहला समीकरण जो होगा वो होगा v बराबर u प्लस जी टी। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। जब ऊपर नीचे करेंगे तो त्वरण क्या होगा, जैसे अब धक्का दे रहे हैं तो घर को अपने कंट्रोल में त्वरण है, लेकिन पृथ्वी का यहाँ पे अब क्या होगा, जब h ऊंचाई पर ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तो जी की जगह, त्वरण की जगह कौन सा त्वरण लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। सेकेंड जो समीकरण होगा वो बराबर होगा क्या, एस की जगह रख देंगे ऊंचाई, अब दूरी तो होगी नहीं, ऊंचाई होगी एच बराबर होगा यू टी प्लस 1/2 या हाफ जी टी स्क्वायर। फिर तीसरा जो होगा वो होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AH, ये हो जाएगा। अब h ऊंचाई ऊपर जाने पर अगर बात करें, h ऊंचाई ऊपर जाने पर जब ऊपर जाएंगे तो ये समीकरण चेंज होंगे इनके मान। तो जो पहला होगा वो होगा v बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि जब ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। सेकेंड जो होगा वो होगा h बराबर, बस यहाँ माइनस करते जाएंगे, यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और जो थर्ड होगा वो होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g, ये क्या है, g है, और h। क्लियर। तो इन समीकरणों का अब आपको 9 नंबर न्यूमेरिकल से आपको यूज मिलेगा, तो इतना नोट कीजिए आप लोग। देखिए 9 नंबर न्यूमेरिकल कह रहा है h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 5 सेकंड में पृथ्वी तल पर पहुंचता है। h ऊंचाई पर छोड़ा गया पत्थर, h ऊंचाई से छोड़ दिया गया और पृथ्वी तल पर पहुंच गया, तो प्रारंभिक वेग उसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग उसका, जब उसको पकड़ के छोड़ा गया तो उसका प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था, तो प्रारंभिक वेग तो आपका हो गया 0। प्रारंभिक वेग v इक्वल जो है वो है आपका 0। इसकी बात कह रहा है आपसे h ऊंचाई तक से छोड़ा गया, तो ऊंचाई जो आपको दे रहा है वो दे रहा है h बराबर है h, और जो समय आपको दे रहा है वो कितना दे रहा है, 5 सेकेंड। समय आपको दे रहा है बराबर 5 सेकेंड। आपसे कह रहा है h का मान ज्ञात कीजिए, तो जब h का मान निकालने को कह रहा है तो कौन सा लगाएंगे, गति का द्वितीय समीकरण। गति के द्वितीय समीकरण नीचे आ रहा है, छोड़ा जा रहा है, तो आप किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, अभी आपको बताया था। h बराबर यू टी प्लस हाफ या 1/2 जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। h की जगह आपको ज्ञात करना है। u प्रारंभिक वेग 0 दे रहा है, 0 का t में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 1/2। g की वैल्यू रखेंगे 9.8, t का मान रखेंगे 5 स्क्वायर, अब स्क्वायर हो गया। 0 को इनमें जोड़ेंगे यही रहेगा, 2 से इसमें भाग देंगे, 2 चौको 8, दशमलव लगाया, दशमलव, 1 इसको दिया 18 और 2 नवा 18, ये आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो h का जो मान आएगा 25 नवैया 225 की 2, हासिल लगा, कितने हो जाएंगे, 12। 25 चौको 100, 100 में 12 जोड़ेंगे 112, कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, इतने मीटर। तो इसका जो आंसर आया वो आ गया 112.2 मीटर ऊंचाई पर यदि उसको छोड़ा जाए तो क्या होगा, पृथ्वी तल पर वापस आ जाएगा। इतनी ऊंचाई पर से छोड़ा गया है, छोड़ा जाए तो 5 सेकंड में पृथ्वी तल पर वापस आ जाएगा। नोट कीजिए। देखिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है एक पिंड 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है,
तो उसका प्रारंभिक वेग जो दे रहा है वो दे रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग v बराबर दे रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड इसका क्या है, प्रारंभिक वेग है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि प्रारंभिक वेग तो 15 मीटर प्रति सेकंड है, से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पिंड जाएगा। अधिकतम कह रहा है कितनी ऊंचाई तक पिंड जाएगा, और जी का मान आपको दे रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड। जी दे रहा है आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर। कह रहा है कितनी ऊंचाई तक जाएगा, लगाएंगे कौन सा समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण। यू दे रहा है, गति के तृतीय लगाएंगे, तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण में आपने पढ़ा कि यदि ऊपर जाता है तो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। ये होता है u स्क्वायर। जब अंतिम गया तो अंतिम वेग एक h ऊंचाई तक पहुंच गया, तो इसका जो अंतिम वेग है वो कितना होगा, सुन, अंतिम वेग v इक्वल 0, तो यहाँ पे रखेंगे 0, u स्क्वायर माइनस 2gh को इस तरफ लाएंगे प्लस के 2gh बराबर u स्क्वायर, तो h बराबर आएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। तो h इक्वल u स्क्वायर, u की जगह रखेंगे 15 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू रखेंगे 10। h बराबर 15 का स्क्वायर 225, और नीचे कितना आया 20। 20 का भाग देना है किसमें, 225 में। तो 20 का भाग जब आप 225 में देंगे, 20 को डिवाइड करेंगे 20 से, 225 एक बार जाएगा तो आएगा 20, 25 आ जाएगा, फिर एक बार जाएगा आएगा 20, बचेंगे 5, दशमलव लगाया 1 जीरो बढ़ जाएगा, 20 दूनी 40, बचेंगे 10, दशमलव का 1 जीरो बढ़ गया 5 बार, तो कितना आ गया 100, कट गया। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, h का मान जो आएगा वो आएगा 11.25 मीटर। इतनी ऊंचाई तक वह पिंड जाएगा। h का मान आपको ये दे रहा है, ये हो गई h की वैल्यू। अब इसके बाद देखिए 10 नंबर हो गया। प्रश्न संख्या हम लोग बात करते हैं किसकी, 11 की। 11 नंबर क्या कह रहा है, या अंतिम वेग इधर लिख ले, ऊपर से लिख देते हैं। अंतिम वेग जो दे रहा था v इक्वल 0, तो 11 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। 11 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक 19.6 मीटर के टावर के ऊपर से, तो जो ऊंचाई दे रहा है h इक्वल वो दे रहा है 19.6 मीटर। इतने ऊंचाई का एक क्या है, टावर है, और इसमें कह रहा है कि पृथ्वी से टकराने के पूर्व उसका वेग ज्ञात करना है। पृथ्वी से टकराने से पूर्व उसका वेग ज्ञात करना है, मतलब आपको अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग निकालना है, अंतिम वेग निकालना है। अंतिम वेग आपको ज्ञात करना है। प्रारंभिक वेग कितना होगा, शून्य, क्योंकि जब उसको वस्तु को छोड़ा गया उस समय वेग कितना था, 0 था। जब छोड़ा गया तब धीरे धीरे वेग बढ़ना चालू हुआ। तो लगाएंगे वही गति का समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर इक्वल प्रारंभिक वेग दे रहा है 0, 2 इंटू जी का मान, जी का मान आपको कितना दे रहा है प्रश्न में आपको दे रहा है 10 मीटर है। कह रहा है पूर्व वेग इसका कितना होगा, कुछ नहीं दे रहा तो 9.8 रख दीजिए, और इंटू में दे रहा है h का मान 19.6। सॉल्व करेंगे भैया, इसको लिख सकते हैं 49 गुणा 2 या 0.2 और 19.6, क्योंकि 49 और 2 का इधर गुणा होगा तो ये पूरा हो जाएगा, और ये 1 2 अभी बाकी है,
ये 2 दूनी 4 हो गया गुणा 1 दशमलव इसको दे दिया ये वाला भी, तो ये कितना हो जाएगा 1.96। फिर से इस बात को समझिए, आपको कम समझ में आई होगी। ये देखो 98 तो हाँ 98 को हम लिख सकते थे 49 गुणा 2, 2 एक अंक बाद दशमलव, तो इसमें दशमलव लगा। ये वाला 2 यहाँ रहा, ये इस कर रहा, इसका दशमलव हमने इसको दे दिया, तो 1 अंक बाद था, एक और दशमलव मिल गया, 2 अंक बाद दशमलव हो गया। 2 का 2 में गुणा करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4। अब आपको निकालना है v का स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। अब 1.96 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट निकालिए भैया 1.96 का। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक बार जाएगा, एक एकम एक, एक और एक हो जाएंगे 2, दशमलव लगा देंगे, यहाँ लगा हुआ है 0 आ गया, उतारा लेंगे कितना 96 का। जब 96 का इस उतारा लेंगे कितने बार जाए 4 बार, 4 दूनी 8, 4 बार करेंगे, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 196 वैसे भी आपको पता है 14 का होता है, तो 1.4 डायरेक्ट लिख देंगे। इसका ये क्या है स्क्वायर, सभी में स्क्वायर लगे दोनों पक्षों में, तो स्क्वायर हटा देंगे, तो v बराबर हो जाएगा 7 गुणा 2 गुणा ये आ गया 1.4। तो v बराबर गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 14 चौको 14 14 हम 196, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, इतने मीटर प्रति सेकेंड। और यही इस प्रश्न का क्या होगा, पृथ्वी से टकराने से पूर्व जो है इसका वेग यही होगा। ये हो गया आपका 11 नंबर प्रश्न, नोट कीजिए। ट्वेल्व नंबर देखिए प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न में दे रहा है एक गेंद 4.9 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है। तो जो ऊंचाई दे रहा है वो दे रहा है 4.9 मीटर। ऊंचाई जो है h इक्वल दे रहा है 4.9 मीटर, ऊंचाई से गिराई जाती है। इसके बाद कह रहा है पृथ्वी पर पहुंचने पर गेंद का वेग ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक वेग तो आपको पता है कि कितना हो गया, u बराबर 0। अंतिम वेग आपसे पूछ रहा है, गति का समीकरण लगाएंगे गति के तृतीय समीकरण से। गति का जो तृतीय समीकरण होगा वो होता है क्या, h बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, यह होता है। कैसे कह रहा है कि एक गेंद इतने मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, तो गणना कीजिए। तो गिराई जा रही ऊपर से नीचे आ रही तो प्लस में होगा। v आपको ज्ञात करना है, u आपको 0 दे रहा है, 2 इंटू जी का मान रखेंगे 9.8 और h का मान 4.9। तो v स्क्वायर बराबर 0 से कोई मतलब नहीं, 2 गुणा इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 4.9, 4.9 में 2 का गुणा करेंगे इतना आएगा ये 4.9। तो v स्क्वायर बराबर 2 का 2 बार तो 2 का स्क्वायर, 4.9 2 बार तो 4.9 का स्क्वायर। तो दोनों पक्षों से स्क्वायर हटाएंगे या लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, तो ये 2 आएगा और ये आएगा 4.9। 2 का इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। यह आ गया क्या, इसका वेग आ जाएगा, यह इसका वेग हो गया v। अब आपसे कह रहा है दूसरे पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करना है। तो कौन सा निकालेंगे, गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से प्रथम समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस 80। v आपको कितना दे रहा है 9.8, u आपका है 0, a का मान होता है 9.8 इंटू टी। अब इसको जब रखेंगे तो 9 पॉइंट ये आ जाएगा 9.0 को जब इसमें ऐड करेंगे यही आएगा 9.8 टी, और इस तरफ बराबर में दे रहा है 9.8। ये इधर कायम में मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा 9.8 अपॉन 9.8, काट देंगे तो टी का मान आएगा 1 सेकेंड। ये हो गया इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद बात करते हैं किसकी, 13 नंबर प्रश्न में। कह रहा है एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर दिशा में पृथ्वी की
और 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, गणना कीजिए। दिशा में ऊपर की ओर फेंका जा रहा है 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो उसका प्रारंभिक वेग जो दे रहा है, प्रारंभिक वेग वो है 49 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया प्रारंभिक वेग। कह रहा है कि गणना कीजिए पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। पहले तो आप यही समीकरण लगाएंगे, तो निकालेंगे पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तो कौन सा समीकरण? गति के तृतीय समीकरण से लिखेंगे, गति के तृतीय समीकरण से। गति के तृतीय समीकरण से जब निकालेंगे तो फार्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2gh। ऊपर की ओर फेंकी जा रही वस्तु तो किस में लेंगे? माइनस में। अंतिम वेग आपका कह रहा है ऊपर ऊंचाई तक जाएगा, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0। ये u² माइनस 2gh। 2gh को इस तरफ लाएंगे तो 2gh बराबर u²। तो h बराबर u² अपॉन 2g। u का मान दे रहा है 49, स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख दो, 49 गुणा 49, और 2 गुणा इसका मान 9.8। दशमलव काटेंगे, एक 0 बढ़ेगा। 49 से काटेंगे 2 बार जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। 2 से इसमें भाग दीजिए h में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो 122.5 मीटर जो है वो हो गई इसकी क्या? ऊंचाई। इतनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। और आपसे क्या पूछ रहा है इसके बाद 13 नंबर में कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में कुल कितना समय लगेगा? तो जितना जाने में उतना वापस आने में, तो निकाल लेंगे समय। गति के प्रथम समीकरण लगा दो। गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण आपने गति का पढ़ा था, क्या था? v बराबर u प्लस at। v0 इसमें माइनस लगेगा क्योंकि ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो t इसको ये तो हो जाएगा 0 बराबर u प्लस at माइनस at। माइनस at को इस तरफ लाएंगे बराबर u के। t बराबर u अपॉन a के, a की जगह क्या रखेंगे? गुरुत्वाकर्षण g का मान, तो ये होगा g। तो t बराबर u दे रहा है आपको 49 और ये दे रहा है 9.8। दशमलव काटेंगे, 0 बार काटेंगे तो t कितना आ जाएगा? 5 सेकेंड। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर? तो ये आपका हो गया। इस तरह के प्रश्न नंबर 13 भी आपका कंप्लीट हो गया। नोट कीजिए। इसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है एक पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, 10 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। तो ऊंचाई आपको दे रहा है कि वो 10 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। h बराबर 10 मीटर, 10 मीटर की ऊंचाई वह प्राप्त कर लेता है। इसके बाद कह रहा है कि पिंड को कितने वेग से ऊपर फेंका गया, वेग ज्ञात करना। कितने वेग से ऊपर फेंका गया, इसका मतलब प्रारंभिक वेग कितना था ज्ञात करना है आपको, और अंतिम वेग क्या हो जाएगा जब अंत में पहुंचेगी? तो अंतिम वेग जो होगा वो आपका v बराबर तो हो जाएगा 0, क्योंकि जब फेंका जाएगा तो ऊपर अंतिम ऊंचाई तक पहुंचने में उसका वेग कितना हो जाएगा? 0। धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसके बाद आपसे कह रहा है कि ज्ञात क्या करना है? पिंड को ऊपर किस वेग से फेंका गया, प्रारंभिक वेग। तो लगाएंगे गति के तृतीय समीकरण से। गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण। गति का जो तृतीय समीकरण होता है वह आपका होता है क्या? v² बराबर u², और ऊपर फेंका जा रहा है तो माइनस 2gh। क्लियर? अंतिम वेग आपका हो जाएगा 0 बराबर u² माइनस 2gh। इसको इस तरफ लाएंगे 2gh बराबर u², या u² बराबर u² को इस तरफ ले आओ, तो u² इस तरफ लाएंगे तो माइनस के u² बराबर माइनस 2gh
माइनस से माइनस कैंसिल, तो यू स्क्वायर बराबर 2, जी का मान रखेंगे, जी का मान आपको प्रश्न में दे रहा है 9.8, कुछ नहीं दे रहा है तो 9.8 और एच दे रहा है 10, तो यू स्क्वायर बराबर 2 का गुणा करेंगे, दुनई 18 की 8, 2 8 16, दुनई 18 और 1 19, और 10 का गुणा करेंगे तो 0, 10 दूनी 20 का इसमें गुणा कर देंगे, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, यू स्क्वायर बराबर आया 196, इसको लिख सकते हैं 14 के स्क्वायर, दोनों पक्षों से स्क्वायर हट जाएगा, यू बराबर आएगा 14 मीटर प्रति सेकंड, ये आ जाएगा इसका प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग आ गया 14 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद कह रहा है इसी में कह रहा है पिंड को उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो इसमें इस निकालने के लिए लगाएंगे गति का प्रथम समीकरण, कोई भी लगा दो, फर्स्ट और सेकंड में आपको आ जाएगा, थर्ड क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि थर्ड में समय का जिक्र नहीं होता। तो गति का जो प्रथम समीकरण होता है वो आपको पता है, होता है v बराबर u, ऊपर फेंक रहे हैं तो -80, तो इसमें हो जाएगा gt को इस तरफ लाएंगे, u तो आपका अंतिम वेग 0 है और u माइनस gt को इस तरफ लाएंगे प्लस के gt बराबर u, t निकालना है, t बराबर u अपॉन हो जाएगा g, u की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है 14 और ये 9.8, दशमलव काटेंगे ऊपर बढ़ गया, 14 70 और 14 7 98, तो t का मान आएगा 10/7, 10/7 डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 का भाग 10 में देंगे, 7 एकम 7, बचेंगे 3, दशमलव लगाएंगे 30, 7 चौक 28, बचेंगे 2, दशमलव पहले से लगाए 20, 7 दूनी 14, तो 1.42 या 7 दूनी 14, और फिर बचेगा कितना, यहाँ पे 6 बचेगा, दशमलव लगाए 0, 7 2 8 56, तो ये हो जाएगा 1.428, इतने सेकंड लिख दो, या 5 से ज़्यादा तो इसका एक अंक बढ़ जाएगा, तो आपका जो किताब में प्रश्न आंसर दे रहा है वह आंसर आ गया 1.43 सेकंड। प्रश्न संख्या 14 कंप्लीट, नोट कीजिए। 15 नंबर कह रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो आपसे कह रहा है कि 10 किलोग्राम है। 10 किलोग्राम है, आपसे कह रहा है कि इसका पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। निकालना है आपको पृथ्वी पर इसका भार, पृथ्वी पर वस्तु का भार, तो भार बराबर क्या होगा mg। सॉल्व करेंगे, m की जगह कितना रखेंगे 10, g की जगह 9.8, गुणा करेंगे तो 9 8 और 10 का 0, एक अंक बाद दशमलव, क्या हो जाएगा 98 न्यूटन, हो गया आंसर। इसके बाद 16 नंबर देखिए प्रश्न। 16 नंबर में कह रहा है एक वस्तु का भार पृथ्वी पृष्ठ पर 10 न्यूटन है, तो वस्तु का पृथ्वी पर भार बराबर दे रहा है 10 न्यूटन। क्लियर, भार बराबर होता है m इंटू जी, बराबर दे रहा है आपको 10 न्यूटन के। आपसे कह रहा है चंद्रमा पर भार ज्ञात कीजिए। चंद्रमा पर भार, भार बराबर द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, जी चेंज हो जाएगा, और जी डैश जो होता है वो कितना होता है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण उसका 1/6 होता है। mg की जगह तो रख देंगे 10, यहाँ पे रख देंगे 6, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 3 6, 3 का भाग दीजिए, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, दशमलव बचे, कितने बचेंगे 2, दशमलव लगाया 20, 3 6 18, 3 6 18, ऐसे आता जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो इतने न्यूटन करके छोड़ दीजिए, या इसको एक या एक अंक बढ़ा दीजिए, तो आ जाएगा 1.67 न्यूटन, 1.67 न्यूटन के आ जाएगा। ये शायद स्क्रीन में नहीं आ रहा है,
तो इसका आंसर हम इधर लिखे दे रहे हैं 1.67 न्यूटन। 16 की बात करते हैं 17 नंबर की। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है अंतरिक्ष में किसी स्थान पर 1 किलोग्राम के द्रव्यमान के पिंड का गुरुत्वीय त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। उसी स्थान पर 3 किलोग्राम के पिंड का जो त्वरण होगा वो क्या होगा। तो देखो त्वरण जो होता है गुरुत्वीय त्वरण, कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर आपने पढ़ा है क्या होता है, कैपिटल जी ME/RE का स्क्वायर। या तो ये बदलता है, अगर बदलेगा तो केवल और केवल क्या बदलेगा, ये त्रिज्या बदलती है, RE की जगह हो सकता है या h ऊंचाई पर जाएंगे तो RE + h का स्क्वायर। बाकी ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पे कहीं भी पिंड का द्रव्यमान दिया गया नहीं दिया गया। थ्योरी पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि स्मॉल g का मान वस्तु के द्रव्यमान या पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो चाहे 1 किलोग्राम की वस्तु हो या 3 किलोग्राम की वस्तु हो, अभी जितना है उतना ही क्या रहेगा, पहले रहेगा। तो 1 किलोग्राम की वस्तु का अगर द्रव्यमान किसी लिखेंगे क्या, चूँकि पिंड का पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वह पिंड पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण या पिंड का गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान या पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अर्थात जितना 1 किलोग्राम की वस्तु का द्रव्यमान वस्तु पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण होगा उतना ही कितने पर होगा, 3 किलोग्राम की वस्तु पर होगा। तो 3 किलोग्राम की वस्तु पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होगा। और ये हो गया आपका 17 नंबर प्रश्न। इसके बाद 18 नंबर जो इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, कह रहा है एक भवन की छत से गिराए जाने पर गेंद 3 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचती है। समय दे रहा है आपको 3 सेकंड। आपसे कह रहा है कि 3 सेकंड में तो पहुंच जाती है और कह रहा है कि उसका पृथ्वी की ओर का त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानकर भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक वेग तो आपका हो गया 0। जब उसको गिराया जाएगा तो 0 विराम में होगी तभी छोड़ा जाएगा, तो u बराबर हो गया 0। पृथ्वी की ओर आ रही है। अब आपसे कह रहा है कि इसका जो g का मान दे रहा है वो दे रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपसे कह रहा है कि क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो गति के कौन से लगाएंगे, गति के द्वितीय समीकरण से। गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से हम लोग लगाएंगे तो हमारा जो मान आएगा h बराबर होता है ut + 1/2 gt स्क्वायर। क्योंकि नीचे की ओर आ रही है तो प्लस का होता है, ऊपर की ओर जाती तो माइनस होता। तो h बराबर u तो है 0, 1/2 g दे रहा है 10, t की जगह रखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 5 9 45 मीटर आ गया इसका आंसर। ये हो गया प्रश्न संख्या 18 भी आपकी कंप्लीट। तो इस प्रकार जो गुरुत्वीय त्वरण चैप्टर था वो भी आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर। तो नेक्स्ट बाकी थ्योरी पोर्शन आप लोगों से उम्मीद है सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा अंतिम प्रश्न तक, ध्वनि तक। जो 1-2 लेक्चर बीच में छूटे तो उनको हम आपको बाद में करवा देंगे। अब देखो इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड 1-2 प्रश्न कर रहे हैं आपसे, बहुत छोटे छोटे, बहुत सिंपल जिनके आपको कमेंट्स में जवाब देना है। पहला प्रश्न है कि बल का मात्रक क्या होता है। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी पर जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है। क्लियर। 1/2, 1/3, 1/4 या 1/6 आपको बताना है। ये आपके 2 प्रश्न हो गए। तो ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप लोग लगातार बने रहें, वीडियो को देखते रहें, स्वस्थ रहें और लगातार पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।